नमस्ते दोस्तों, रेशनल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की बारे में विस्तार से चर्चा होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की चर्चा। गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक के गद्दी पर बैठने से 1290 ईस्वी तक का काल भारतीय इतिहास में गुलाम वंश का काल कहलाता है, क्योंकि यह शासक या तो गुलाम थे या फिर गुलामों के पुत्र थे। मोहम्मद गौरी के भारतीय साम्राज्य को त्राइन के द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था और उसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का प्रमुख बनाकर साम्राज्य सौंप दिया जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी उस युद्ध में शामिल था जो कि मोहम्मद गौरी की ओर से लड़ रहा था। और मोहम्मद गौरी के 3 विश्वास पात्र गुलाम थे, जिनमें पहला है यालदोज, दूसरा है नासिरुद्दीन कुबाचा और तीसरा स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी के इन दिनों विश्वास पात्रों में सबसे योग्य कुतुबुद्दीन ऐबक साबित हुआ और वही उसका वास्तविक उत्तराधिकारी बना। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई, तब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में था और दिल्ली के मुस्लिम सामंतों ने तुरंत उसका नेतृत्व स्वीकार किया और कुछ दिनों बाद लाहौर में भी मुस्लिम सामंतों ने उसे सत्ता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्क थे, जो तुर्किस्तान में रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को बाल्यकाल में ही कुछ लोगों ने दास बनाकर निशापुर के बाजार ले आए, जहां काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीद लिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक निशापुर में रहते हुए लिखना पढ़ना सीख लिया था और सैनिक शिक्षा भी प्राप्त कर ली थी। बाद में मोहम्मद गौरी ने ऐबक को खरीद लिया था और उसकी योग्यता के कारण उसे अमीर ए आखुर पद दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक औपचारिक रूप से 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी कभी भी धारण नहीं की, केवल मालिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की। गौरी का उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद, जो कि गौर का शासक था, उसने 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया, यानी कि गुलामी से मुक्त कर दिया। अब हम बात करते हैं 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के भारत में अधीन क्षेत्र, जिसमें है मुल्तान, उच्च, सियालकोट, लाहौर, तबर हिंद, अजमेर, हांसी, सुरसुती, कोहराम, मेरठ, दिल्ली, बदायूं, ग्वालियर, बनारस, कन्नौज, कालिंजर, अवध, मालवा, बिहार, लखनौती आदि क्षेत्र शामिल थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नए प्रदेशों को जीतने की बजाय अधीन प्रदेशों की सुरक्षा की ओर ध्यान देना आवश्यक समझा था, क्योंकि वह अभी अभी गद्दी पर बैठा था और वह नहीं चाहता था कि जो अधीन क्षेत्र है वो किसी और के अधीन हो जाए
आप ये मैप देख सकते हो। भारतवर्ष में कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन को 3 कालखंडों में बांटा जाता है क्योंकि अध्ययन के लिए आसानी हो। प्रथम कालखंड है 1192 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य का। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में तथा विभिन्न सैनिक अभियानों में व्यस्त था। और दूसरा कालखंड है 1206 ईस्वी से 1208 ईस्वी के मध्य का। इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी की भारतीय सल्तनत का मालिक और सिपह सालार के रूप में कार्यरत था और वह राजनीतिक कार्यों में व्यस्त था। अब हम बात करते हैं कालखंड तृतीय की, जो 1208 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक का है। इसमें 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी भतीजे गयासुद्दीन महमूद से दास्ता से मुक्ति मिली और भारतीय राज्य का स्वतंत्र औपचारिक अधिकार प्राप्त हुआ। और इस चरण में दिल्ली सल्तनत का मानचित्र निर्माण करने में अर्थात दिल्ली राज्य की सुरक्षा के लिए काम किया और दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने में विशेष ध्यान दिया गया।